पार्ट सेकंड में सबसे टॉप पर नेम ऑफ कंपनी को लिखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। यहां पर जो मदें आपको नजर आ रही हैं वो काफी स्पेसिफिक है। कक्षा 11 में जो आपने लाभ हानि खाता पढ़ा है, मदें कुछ उसी तरीके की हैं, लेकिन यहां पर मदों को शीर्षक और उपशीर्षक में डाल दिया गया है, उन्हें आपको समझना होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रचालन से आय या परिचालन से आय, इसका आशय विक्रय से लिया जाता है। अदर इनकम, अन्य आय, इन दोनों को जोड़कर कुल आय यानी कि टोटल रेवेन्यू को निकाला गया है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की। आयों का जोड़ लगा लिया गया है। अब बात करेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में मुख्य तौर पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी कि उपभोग में की गई सामग्री की लागत, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी कि व्यापारिक रहतिये का क्रय, चेंज इन इन्वेंट्री यानी व्यापारिक रहतिये में हुआ परिवर्तन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कर्मचारियों के हित में किए गए व्यय, फाइनेंस कॉस्ट यानी वित्तीय लागत ब्याज वगैरह आदि से संबंधित, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ह्रास और अपलेखन के व्यय, और लास्ट एंड फाइनल अदर एक्सपेंसेस। यदि इन सातों खर्चों को देखा जाए तो उनका टोटल यहां पर लगाया जाएगा कुल व्यय, और ये सभी खर्चे नहीं हैं बल्कि खर्चों के शीर्षक हैं, और इसमें कौन कौन से खर्चे लिए जाएंगे उनकी बात करेंगे तैयार किए जाने वाले फुटनोट्स में, और इन्हें डीपली समझेंगे। यहां पर इन सभी खर्चों का योग लगा दिया जाएगा, और फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस यानी कुल आय में से कुल व्ययों को घटाने के बाद आपका आ जाएगा कर से पूर्व लाभ, यानी ऐसा लाभ जिसमें से सभी खर्चे घटा दिए गए हैं लेकिन कर देना बाकी है। उसके बाद घटाया जाएगा कर, और जो प्रॉफिट होगा वो होगा कर के बाद लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन इस विवरण में कौन कौन सी मुख्य मदें हैं, जैसे कि प्रचालन से आय, अन्य आय, इन सभी मदों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली मद है संचालन क्रियाओं से आगम या प्रचालन से आय। इसका मतलब जिस संस्था के द्वारा जिस उत्पाद को या जिस सेवा को बेचा जाता है उसके विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है, सामान्य तौर पर उसे ही परिचालन से आय या प्रचालन से आय कहा जाता है। लेकिन यदि संस्था एक वित्तीय संस्था है यानी मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था है, तो फिर उसके लिए परिचालन आय कुछ और होगी, जैसे मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला लाभांश, विनियोगों के विक्रय से होने वाला हानि लाभ, तो उसके परिचालन की क्रियाएं कुछ और होंगी। आइए बात करते हैं। यदि एक कंपनी वित्तीय कंपनी नहीं है तो संचालन क्रियाओं के आगम से आशय माल का विक्रय, सेवाओं का विक्रय व अन्य आगम प्राप्तियों से है। लेकिन यदि कंपनी एक वित्तीय कंपनी है, यानी कि कैसी कंपनी है, जो मुद्रा का लेन देन करती है, तो ब्याज की प्राप्ति, लाभांश की आय, विनियोगों के विक्रय से शुद्ध लाभ या हानि आदि को संचालन क्रियाओं की आय माना जाएगा। दूसरा बिंदु है अन्य आय। जिस क्रम में हमने लाभ हानि विवरण में मदों को लिया है उसी क्रम में हम इन्हें समझने के लिए ले रहे हैं। तो अगली मद आती है अन्य आय, अदर इनकम। जो संस्थाएं वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रही हैं उन्हें कई प्रकार की ब्याज, लाभांश, विनियोगों को बेचने से आय हो सकती है, तो उस आय को अन्य आय में शामिल किया जाएगा। अन्य आय में मुख्य तौर पर ब्याज की आय, लाभांश की आय, किराए की आय, हस्तांतरण शुल्क की आय, संपत्तियों से विक्रय को लाभ आदि को शामिल किया जाता है। बाकी सब समझ में आ रहा होगा। हस्तांतरण शुल्क मतलब ट्रांसफर फीस। यदि हम एक निगम की बात करें, यदि एक हम कंपनी की बात करें, और उसमें भी अगर हम सार्वजनिक कंपनी की बात करें, तो सार्वजनिक कंपनियों के अंशों के क्रय विक्रय पर या उसके हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी यदि आप किसी सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी हैं तो आप अपने अंशों को जब चाहें स्वतंत्र हैं, आप किसी और को बेच सकते हैं, और बेचने के बदले में कंपनी
आपसे कुछ शुल्क वसूल करेगी, जिसे यहां पर हस्तांतरण शुल्क का नाम दिया गया है, और यह निगम या कंपनी के लिए आय होगी। दोनों आयों को समझ लेने के बाद, प्रचालन से आय और अन्य आय को समझ लेने के बाद, अब बात करते हैं व्ययों की। व्ययों में पहली जो मद थी या पहली जो सब शीर्षक था, सब हेड था, वो था सामग्री उपभोग की लागत। सामग्री उपभोग की लागत से मतलब क्या है? आप किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए बाजार से जो कच्चा माल खरीदते हैं, उस रॉ मटेरियल की जो लागत है वो ही सामग्री उपभोग की लागत है। सामग्री उपभोग से आशय वस्तु माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल, रॉ मटेरियल कंज्यूम तथा अन्य सामग्री की लागत से। जैसे हम उदाहरण लें, एक ऐसी गारमेंट कंपनी का जो वस्त्रों का निर्माण करती है, मैन वियर्स में, पुरुषों के परिधानों में पैंट और शर्ट की सिलाई कर उन्हें तैयार करती है, तो उसके लिए कच्चा माल होगा पैंट और शर्ट से संबंधित कपड़ा, या फिर पैंट और शर्ट में लगने वाले बटन। तो वो सब क्या कहलाएंगे? सामग्री उपभोग की लागत। अगला बिंदु है व्यापारिक रहतिये का क्रय, यानी कि ऐसा माल जो आप तैयार का तैयार खरीदते हैं और उस पर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं, जिस रूप में आपने क्रय किया उसी रूप में आप उसे बेच देते हैं, तो ऐसा क्रय कहलाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। किसी व्यापारिक संस्था, व्यापारिक निर्माणी नहीं, व्यापारिक संस्था द्वारा जो माल पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया है उसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी माल किसी अन्य माल की उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करने हेतु खरीदा गया है तो उसकी लागत सामग्री उपभोग की लागत यानी फर्स्ट पॉइंट में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने कोई माल क्रय किया और उसे बिना कोई प्रक्रियांकन किए, बिना कोई प्रोसेस किए विक्रय किया है तो वो कहलाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और यदि आपने कोई माल क्रय किया है और उसमें कुछ माल और जोड़ा है, कुछ सेवाएं और जोड़ी है, यानी उस पर कोई प्रोसेस किया है, तो फिर उस माल की क्रय लागत को कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में शामिल किया जाएगा। अगला बिंदु आता है रहतिये में परिवर्तन। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, कक्षा 11 में आपने देखा कि आप व्यापार खाता बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक को इधर और क्लोजिंग स्टॉक को आय पक्ष की ओर लिखते थे, तो अपने आप ही ओपनिंग स्टॉक खर्चे में और क्लोजिंग स्टॉक एक आय पक्ष में शामिल होके और उसका अंतर जो है वो अपने आप ही व्ययों में शामिल हो जाता था। जबकि क्लोजिंग स्टॉक कोई आय नहीं है, लेकिन उसे शामिल करने का यही लॉजिक होता था कि अभी तक उसकी लागत को बेचे गए माल की लागत में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो माल अभी तक बिका नहीं है। ऐसा ही कुछ यहां पर करना है, लेकिन यहां पर आप ऊर्ध्वाकार रूप में यानी कि वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे शामिल किया जाए, यहां पर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ना लेकर बल्कि उनके अंतर की राशि को लेना होगा। अंतिम रहतिये और प्रारंभिक रहतिये का अंतर निकालना होगा। प्रारंभिक रहतिये में से अंतिम रहतिये को घटाना होगा, प्रारंभिक रहतिये में से अंतिम रहतिये को घटाया जाता है, और यदि राशि धनात्मक बच रही है तो उसे बाकी व्ययों में जोड़ दिया जाएगा, और ऋणात्मक बच रही है तो व्ययों में जोड़ने की बजाय घटा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, यदि 30,000 का ओपनिंग स्टॉक है और 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है तो 10,000 का जो अंतर है उसे खर्चों में जोड़ा जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव बैलेंस है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए 30,000 का ओपनिंग स्टॉक है और 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 10,000 का जो नेगेटिव बैलेंस बच रहा है उसे खर्चों में जोड़ने की बजाय घटाया जाएगा। अगला आता है कर्मचारियों के हित में व्यय। बिना कर्मचारियों के कोई भी संस्था नहीं चल सकता, और प्रत्येक संस्था उत्तरोत्तर वृद्धि या उन्नति करने के लिए अपने कर्मचारियों पर बहुत से खर्चे करती है। तो कर्मचारियों के हित में किए जाने वाले खर्चे, कर्मचारियों को दी जाने वाला मजदूरी व वेतन, और भी जो खर्चे कर्मचारियों से संबंधित हैं, कर्मचारी कल्याण से संबंधित है, वे सभी इस शीर्षक में शामिल किए जाएंगे। जैसे इसमें कर्मचारियों का वेतन एवं मजदूरी, बोनस, उनके कल्याण से संबंधित खर्चे, कैंटीन व्यय, चिकित्सा व्यय आदि शामिल किए जाते हैं। अगला बिंदु आता है वित्तीय लागतें।
इसमें मुख्यतः दो तरह की लागतों को शामिल किया जाता है, ब्याज व्यय और साथ ही साथ अन्य ऋण लेने की लागत। पहले दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। निगम ऋणों को या ऋण पत्रों को जब जारी करता है तो प्रत्येक वर्ष उस पर ब्याज देता है। बैंक से जब ऋण लेता है तो प्रत्येक वर्ष उस ऋण पर उसे ब्याज देना होगा जब तक कंपनी उस ऋण का भुगतान नहीं कर देती। लेकिन उस ऋण को लेने के लिए भी कंपनी को खर्चे करने पड़े होंगे, जैसे कि अभिगोपन कमीशन देना पड़ सकता है। ऋण पत्रों को यदि आपने बट्टे पर जारी किया है तो उनको दिया जाने वाला बट्टा भी एक हानि है। साथ ही साथ ऋण पत्रों का जब शोधन करेंगे यदि वो प्रीमियम पर करेंगे तो वो भी एक खर्चा है। अंशों के निर्गमन पर अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो भी एक खर्चा है। तो यहां पर बात ये की जा रही है कि ये खर्चे वित्तीय लागतों में दो तरीके के खर्चों को शामिल किया गया। एक तो ब्याज व्यय, इसमें ऋण पत्रों पर ब्याज, जमा प्रतिभूतियों पर ब्याज, जमाओं पर ब्याज, इसके अलावा बैंक से ऋण पर ब्याज आदि को शामिल किया जाएगा। जबकि ऋण लेने की लागतों में ऋण लेने से संबंधित व्यय जैसे कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर भट्टा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कमीशन या फिर और कोई दलाली वगैरह का भुगतान किया है तो वो, या ऋण पत्रों के शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम, ये सब खर्चे इसमें शामिल किए जाएंगे। अगला व्यय आता है हास एवं अपलेखन। दोनों ही शब्दों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। अगर मैं बात करूं हास की तो ये लगेगा मूर्त संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर। स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग करने के कारण उनके मूल्य में जो कमी होती है उसे हास कहा जाता है। फिर अपलेखन या प्रत्युसर्जन शब्द या फिर अमोर्टाइजेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में मूर्त संपत्तियों के साथ साथ अमूर्त संपत्तियां भी होती हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, इन संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है, इन संपत्तियों के मूल्य को जो कम किया जाता है उसे यहां पर अपलेखन या अमोर्टाइजेशन कहा गया है। मूल्यह्रास मूर्त संपत्तियों को अपलेखित करने की लागत होती है और अपलेखन दीर्घकालीन अमूर्त संपत्तियों की लागत को अपलेखित करना क्या कहलाता है? अपलेखन कहलाता है। लाभानी विवरण में दिखाने के लिए अगला हेड आता है अन्य व्यय, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में उन मदों को शामिल किया जाएगा जो मद ऊपर ए से लेकर एफ तक शीर्षक में नहीं शामिल हुई है, यानी कि जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आदि हेड्स में जो एक्सपेंसेस शामिल नहीं हुए हैं उन सभी व्ययों को अदर एक्सपेंसेस यानी कि अन्य व्ययों में शामिल किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर जो उदाहरण है भाड़ा यानी कि फ्रेट, बीमा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यात्रा व्यय और अन्य और भी कोई व्यय जो कि बाकी शीर्षकों में शामिल नहीं किया गया है।